हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 6th लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंडक्शन एंड रेडिएशन, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर के बारे में जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अब हम लोगों का जो पार्ट बचा है वो न्यूमेरिकल पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स देखे थे वो कौन सी चीजों पर थे, कौन से टॉपिक के बेसिस पर थे, तो वो टेम्परेचर स्केल था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो सेंसिबल हीट है या फिर लैटेंट हीट है, चेंज ऑफ फेज है, कैलोरीमेट्री है, इनके बेस पर न्यूमेरिकल ऑलरेडी देखे हैं। आपको अगर फिर से वो रिवाइज करना हो तो आप जाकर फिर से पीछे जो आपके लेक्चर्स हुए हैं, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, वो आप देख सकते हो। वहां पर आपको उस टॉपिक के बारे में सारी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कंसेप्ट जितनी भी है वो सारी मिल जाएगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन और रेडिएशन के बेस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। तो आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज के 6th लेक्चर को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हीट ट्रांसफर मोड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। कंडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। द कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द एनर्जी विल बी ट्रांसफर बट पार्टिकल कैन नॉट, मैटर कैन नॉट, और वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक। सो उसी बेसिस पे आज हम हमारे पहले एमसीक्यू को स्टार्ट करने जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अ हॉट एंड अ कोल्ड बॉडी आर केप्ट इन वैक्यूम। एक हॉट बॉडी है, तो ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी। अ हॉट एंड अ कोल्ड बॉडी are kept in vacuum separated from each other. Which of the following causes decrease in temperature of the hot body? I repeat, a hot and a cold body are kept in a vacuum separated from each other. Which of the following causes decrease in the temperature of the hot body? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन है रेडिएशन, सेकेंड ऑप्शन है कन्वेक्शन, थर्ड कंडक्शन और फोर्थ टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, पूछा गया है कि सपोज देयर इज अ हॉट बॉडी एंड देयर इज अ कोल्ड बॉडी, ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस है उन दोनों में, इसीलिए एक को हॉट बोला गया है और एक को कोल्ड बोला गया है। बोला गया है कि दोनों वैक्यूम में अगर रखे जाए तो इन तीनों में से कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की वजह से हीट यहां से यहां की तरफ ट्रांसफर होगी और इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली सभी को पता है, हम लोगों ने तीनों केसेस डिस्कस किए, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। कंडक्शन इज पॉसिबल इन द सॉलिड्स ओनली बिकॉज़ देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट, ओके, और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, मैटर कैन नॉट ट्रांसफर, ये भी देखा हम लोगों ने। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। द एनर्जी एज वेल एज पार्टिकल और मैटर बोथ कैन बी ट्रांसफर। और लास्ट में हमने देखा था रेडिएशन इज अ फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 बॉडीज वैक्यूम में रखी है, व्हाट इज मीन बाय वैक्यूम? नो मैटर प्रेजेंट। तो इन तीनों में से सीधी सी बात है, जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? रेडिएशन। जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जहां पर हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है आपका। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया। सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। 2 फ्रेंड्स ए एंड बी, 2 अलग अलग फ्रेंड्स हैं, सपोज ये ए एंड बी। 2 फ्रेंड्स ए एंड बी आर वेटिंग फॉर अनदर फ्रेंड फॉर टी। 2 फ्रेंड्स हैं और वो थर्ड एक फ्रेंड है, मान लेते हैं सी फ्रेंड, उसका वेट कर रहे हैं दोनों। बोथ आर वेटिंग फॉर सी फ्रेंड। ओके। A took a tea in a cup and mixed the cold milk and then wait. A ने क्या कर दिया? पहली कप ऑफ टी लिया,
प्लस उसमें कोल्ड मिल्क मिला दिया, देन वेट किया, ऐसा मतलब बोलना है। ठीक है, अब सेकेंड वाले ने क्या किया, बी टूक द टी इन द कप एंड देन मिक्स कोल्ड मिल्क व्हेन द फ्रेंड कम्स। मतलब पहले बी वाले ने क्या किया, वेट किया, पहले उसने वेट किया, कब तक, अप टू सी कम्स, जब तक सी आया नहीं तब तक उसने वेट किया। उसके बाद उसने क्या किया, टी में कोल्ड मिल्क को मिक्स कर दिया। हो गया, ये दो चीजें अलग अलग, ए ने पहले ही मिक्स कर दिया फिर वेट किया, बी वाले ने सी वाले को आने दिया और फिर उसके बाद उसमें मिल्क को मिक्स किया। तो फिर बोला गया है देन द टी विल बी हॉटर इन कप ऑफ, दोनों के केसेस में चार ऑप्शन दिए हैं, कौन से कप में टी ज्यादा हॉट होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी टी विल बी इक्वली हॉट, टी विल बी इक्वली हॉट, और ये ओके फ्रेंड्स कप मतलब कौन सा, जो सी फ्रेंड्स है उसके बारे में बोला फ्रेंड्स कप। तो पहली बात है फ्रेंड्स कप तो हो ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। अब बचा ए या बी, तो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लोग डिस्कस करें। से मान लीजिए कि ए वाले ने ऑलरेडी पहले ही उसमें कोल्ड मिल्क को क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था। अब मिक्स करने की वजह से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर कम हो गया विद रिस्पेक्टिव सराउंडिंग, मतलब इसने ऑलरेडी मिक्स कर दिया है तो टेम्परेचर ऑफ कप और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इनकी कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कम हो गया, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑलरेडी कम हो चुका है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो है ऑलरेडी कम हो चुका है। और दूसरे वाले के केस में, मतलब सेकेंड वाले के केस में, जब तक फ्रेंड आया नहीं है तब तक उसने कप में कोल्ड मिल्क को मिक्स नहीं किया है, इसका मतलब तब तक के लिए टेम्परेचर ऑफ कप और टेम्परेचर ऑफ जो भी आपका सराउंडिंग था उसके केस में इसका टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो था वो ज्यादा था। सही, टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगी, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो चुका था इसके लिए हीट ट्रांसफर कम होगी। तो ऑब्वियसली जब तक सी आ जाएगा तब तक जो इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कम है इसके लिए टेम्परेचर हीट कम ट्रांसफर होगी, इसके लिए उसका टेम्परेचर भी कम ये होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी और ज्यादा से ज्यादा जल्दी वो ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब जो ए कप है वो ज्यादा गर्म होगा सी फ्रेंड आने तक एज कंपेयर टू ए वाले से। फिर से रिपीट करता हूँ, इसने ऑलरेडी कप में जो कोल्ड मिल्क था वो मिक्स कर दिया था, इसीलिए क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कम है, हीट कम ट्रांसफर होगी, इसीलिए ये ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू इस वाले से। इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑलरेडी काफी था तो हीट जल्दी ट्रांसफर होगी, हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी तो जो चाय थी, जो टी था वो जल्दी ठंडा होगा, तो ऑब्वियसली एक कप जो है वो ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू बी से। नोट डाउन कर लीजिए पहले ये, एक बार ये नोट डाउन हो जाए फिर आगे देखते हैं। ओके, नोट डाउन अगर हो गया है तो नेक्स्ट टॉपिक। Okay, next question is rate of the heat flow through a cylindrical rod is h1। Okay, कोई एक रॉड है जिसमें से एक रॉड 1 है, रॉड 1 उसमें से रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है, h1। ओके, h1 हीट फ्लो। The temperature of ends of the rod T1 and T2, obviously ये rod ड्रॉ कर लेते हैं सब, ये ड्रॉ कर लिया, एक का टेम्परेचर T1 एक का टेम्परेचर T2, उसमें से जो हीट फ्लो हो रही है वो H1 है। ओके, फिर बोला गया है if all the dimensions of the rod become double, जितने भी डायमेंशन है जैसे मान लीजिए लेंथ, एरिया सब डबल हो गया, if the dimension of the rod becomes double
and the temperature difference remain unchanged. Okay, dimensions उन्होंने जो बोला है dimensions डबल होंगे, और क्या बोला है टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन सेम, मतलब डेल्टा टी जिसे आप TH माइनस TC भी लिख रहे थे अब तक, वो रिमेन अनचेंज या फिर सेम है, वो चेंज नहीं होने वाला। एंड द रेट ऑफ हीट फ्लो बिकम्स H2। इस कंडीशन में जो हीट फ्लो है वो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो H2। देन नीचे चार कंडीशंस दी हैं, तो उन चार कंडीशंस में से कौन सा आंसर सही है। पहला कंडीशन बोला है उन्होंने H2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H1। सेकंड बोला है H2 विल बी हाफ ऑफ H1। नेक्स्ट बोला है H2 विल बी 1/4 ऑफ द H1। और लास्ट जो दिया है वो है H2 इज 4 टाइम्स ऑफ H1। ओके ना, अब यहाँ पर इसे कैसे डिस्कस करेंगे, इसे हम सभी को पता है जो हीट ट्रांसफर का फार्मूला है, हीट ट्रांसफर, व्हाट इज द हीट फार्मूला फॉर हीट ट्रांसफर, Q इज इक्वल टू K into A TH minus TC divided by L, TH minus TC divided by L। अब इसमें क्या करेंगे, रॉड का जो एरिया का फार्मूला है वो पुट कर दीजिए, Q इज इक्वल टू K into pi r square into TH minus TC divided by L। यहाँ तक हो गया हम लोग। अब उन्होंने आगे बोला है जो डायमेंशन है वो डबल हो जाएगा। डायमेंशन मतलब यहाँ पर आप रेडियस के बारे में बोल सकते हो, वो भी डबल होगा, और एज वेल एज जो आपका लेंथ है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है, इफ R will be डबल चेंज हो रहा है तो कैपिटल R ले लेते हैं, R will be डबल एंड L will also डबल ना, L को भी डबल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ओके एक मिनट, हीट H के फॉर्म में दी है तो यहाँ पर H लिख लेते हैं, ये H1 है, ये भी H1 है। अब H2 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में K के बारे में कुछ नहीं बोला, उसे ऐसे ही रहने दीजिए। पाई इनटू रेडियस अब कितना हो गया है, कैपिटल R, पहले मान लीजिए ऐसा लिख देता हूँ मैं, कैपिटल R इनटू TH माइनस TC डिवाइडेड बाय L। अब यहाँ पर क्या होगा आपका K इनटू पाई इनटू R, कितना लिखोगे, 2R स्क्वायर इनटू TH माइनस TC डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L। हो गया है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर 4K पाई R स्क्वायर इनटू TH माइनस TC इनटू 2 टाइम्स ऑफ L। इसे इससे कट कर देते तो अब क्या बच जाता है इक्वेशन, 2K पाई R स्क्वायर TH माइनस TC डिवाइडेड बाय L। ऑब्जर्व कीजिए ये जो आपका है इतना, ये ऑब्वियसली इसके बराबर है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं H2 will be 2 times of H1। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए will be right, the heat transfer in the second case will be double as compared to first case। अगर आपका डायमेंशन डबल हो जाएगा और आपका टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा तो याद रखना जो आपका हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following processes depends on gravity। बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। which of the following process depends on the gravity। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं आपको, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और फोर्थ है नन ऑफ ऑल। ओके, अब आप ही बताइए कि जो ग्रेविटी पर डिपेंड है वो कौन सा है। सीधी सी बात है, ऑप्शन बी कन्वेक्शन। जस्ट बिकॉज ऑफ कंडक्शन में मैटर ट्रांसफर नहीं होता तो इसके लिए ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है।
अब रहा कन्वेक्शन की बात करते हैं। कन्वेक्शन में ग्रेविटी क्यों डिपेंड करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ, हम सभी ने पढ़ा है, व्हेनेवर द हीट विल बी ट्रांसफर द एनर्जी एज वेल एज पार्टिकल आल्सो ट्रांसफर। इसका मतलब पार्टिकल भी ट्रांसफर होते हैं, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, और जैसे जैसे बबल्स जो भी पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हीट ऑक्यूपाई करते हैं, जिनमें हीट ज्यादा होती है, वो क्या करेंगे, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो कोल्ड होते हैं पार्टिकल्स वो हेवी होने की वजह से, उनकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ आती है। इसका मतलब उन पर ग्रेविटी इफेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली कन्वेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक डायग्राम दी यहाँ पर, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इन द डायग्राम a system of two metals of equal length. In the diagram, a system of two metals of equal length and of same cross sectional area, मतलब लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, आर जॉइंट टुगेदर। तो डायग्राम दिया है आपको, पहले बोलता हूँ आप ड्रॉ कर लीजिए पहले। ये वहां पर फर्नेस दिया है, इसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। ओके, और यहाँ पर आइस बॉक्स रखा है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे लिखा है द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज इज K and 2K if the furnace temperature at one end 300 degree Celsius and at another end it will be 0 degree Celsius, then the junction temperature will be, जो जंक्शन टेम्परेचर है वो कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन 125 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन 150 डिग्री सेल्सियस, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है 200 डिग्री सेल्सियस। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जंक्शन मतलब का ये है आपका जंक्शन, यहाँ के लिए आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हमको कुछ चीजें सेम दी है, जैसे उन्होंने बोला एरिया सेम है, लेंथ सेम है। ओके, अब ऐसे वक्त में अगर हमें हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, हीट ट्रांसफर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर हॉट सेक्शन है, वहां से हीट ट्रांसफर इधर की तरफ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि यहाँ से जब हीट यहाँ की तरफ ट्रांसफर होगा तो बस आपको वो T फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला है, सपोज मैं यहाँ पर ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, तो Q एट सेक्शन फर्स्ट, ये फर्स्ट सेक्शन इतना इज इक्वल टू Q एट सेक्शन 2, यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू Q2 कंसीडर कर रहे थे फिलहाल के लिए। ओके, अब क्या करोगे? फॉर्मूला है आपका Q का K into A into TH minus TC, that means 300 माइनस कहां तक आ रहा है? वो T तक, जंक्शन टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखोगे? थर्मल कंडक्टिविटी K की जगह पर कितनी है? 2K इनटू एरिया A इनटू T माइनस की हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी तो T माइनस 0 डिवाइडेड बाय L। जो सेम चीजें है, L कैंसिल हो जाएगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया है? सिर्फ यहां पर बचने वाला जो पोर्शन है वो 300 माइनस T इज इक्वल टू यहाँ पर 2T माइनस 0। ये माइनस के वहां शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू 2T प्लस T, दैट मींस 3T, और इसे यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो 300 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको एक बार जितने भी कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए। लेक्चर कोई भी मिस मत कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई भी एक लेक्चर मिस होता है तो फिर बाकी के सभी कंसेप्ट शायद आप मिस कर जाओ।
इसीलिए फिर कंफ्यूजन हो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया, कब यूज किया, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अ बॉडी ऑफ लेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अ बॉडी ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहले तो गिवन में जो दिया है वो लिख लीजिए। लेंथ 1 मीटर बोला है, एरिया बोला है उन्होंने 0.75 मीटर स्क्वायर, फिर बोला है हैज द हीट फ्लो थ्रू इट एट द रेट ऑफ 6000 जूल पर सेकेंड, मतलब Q जो है वो दे दिया है आपको 6000 जूल पर सेकेंड, और बोला है फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस इफ K इज, टेम्परेचर डिफरेंस दैट मींस डेल्टा T, या फिर आप जो लिखते हो TH माइनस TC, इसे निकालना है अगर थर्मल कंडक्टिविटी आपकी दी है 200 जूल पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। चार ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पर, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। चलो कैलकुलेट करते हैं फिर इसे। ओके, कैसे करेंगे आप? Q इज इक्वल टू K A TH माइनस TC डिवाइडेड बाय L, सभी वैल्यू दिए ऑलरेडी, आपको फिर पुट करनी है। Q का वैल्यू कितना दिया है 6000, ओके, K का वैल्यू कितना दिया है आपको 200, मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय TH माइनस TC डिवाइडेड बाय L1। सही है इतना? सभी को समझ में आ गया होगा। 100 200 का आप 100 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते थे, वो 100 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाता है वो 75 2 जा 150 मल्टीप्लाई बाय TH माइनस TC डिवाइडेड बाय 1। ओके, मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद ओके सॉरी 6000 यहाँ पे वेट 6000, अब ये 150 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू TH माइनस TC, एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 15 से इसको डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन इज राइट, क्लिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 बॉडीज ऑफ सेम डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम है, मतलब लेंथ रेडियस जो भी होगा वो सेम है। 3 bodies of a same dimension have thermal conductivity 3K, 2K and K। यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये जो डायग्राम कुछ है वो इस तरीके से है। ओके, तो पहला जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है और उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 3K है। ओके, यहाँ से इस तरह जा रहा है। दूसरा जो है उसका यहाँ पर जंक्शन का टेम्परेचर T है, यहाँ पर हीट जा रहा है जिसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है 2K है और एंड टेम्परेचर जो है वो 50 सेल्सियस है, और यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी K है और इसका जो एंड टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इस तरीके से यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 3 rods of the same dimension have thermal conductivity 3K, 2K and K। एक का जो टेम्परेचर है वो 3K है, एक का 2K है और एक का K है। Okay. They are arranged as shown in figure. Then what will be the temperature of the T at the junction? T junction पर जो टेम्परेचर है वो क्या है वो कैलकुलेट कीजिए। पहला ऑप्शन बोला है उन्होंने 200 by 3 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन बोला है उन्होंने 100 by 3 डिग्री सेल्सियस, तीसरा जो बोला है वो 75 डिग्री सेल्सियस और लास्ट में जो दिया है वो 73 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से दिया है। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी
जो आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप इसी क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप एक काम कर दीजिए, द हीट फ्लो फ्रॉम हियर विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे मेरा बोलना है कि मान लो यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो ये H1 या फिर टोटल हीट H इज इक्वल टू दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है तो H1 प्लस H2, या फिर जो लोगों ने अभी तक Q के फॉर्म में लिखा है इसी को आपको Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इस फॉर्म में लिखना है। या फिर जंक्शन लॉ ही है, हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ा है कि हीट करंट विल बी इक्विवेलेंट टू द करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसी तरीके से हम लोगों ने उसके सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को भी पढ़ा है। तो इसी क्वेश्चन को या तो ऐसे सॉल्व कीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, What is the Kirchhoff's junction law? बताइए क्या होता है Kirchhoff's junction law? Current entering the junction point and current leaving the junction point. Sum of the current entering and the leaving from the junction point having sum zero. इनका जो एडिशन होता है वो कितना होता है? जीरो। ऐसा हम बताते हैं। यहाँ पर इतना है I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो। इसे ऐसे सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप आइए देखते हैं। ओके, पहला जो Q1 है वो ये है, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो उसे सॉल्व करते वक्त कैसे करना पड़ेगा, मान लो कि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि T से ही हर जगह पर हीट सप्लाई हो रही है, तो उस हिसाब से अगर सॉल्व करने जाए तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट केस कैसे फाइंड आउट करोगे बताइए। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट केस, मान लीजिए फर्स्ट R1 L अपॉन KA इस तरीके से लेते हैं। हो गया यहाँ पर, तो L अपॉन KA, L का वैल्यू लेंथ यहाँ पर सभी का सेम बोला है, तो ओके ये सपोज मान लेते हैं L सेम ही बोला है, दिया है डायमेंशन कुछ, वेट हैविंग 3 rods of same dimension, ओके कोई डायमेंशन दिया ही नहीं है, तो 3 सिर्फ L होगा। जब थर्मल कंडक्टिविटी दी है वो 3K दी है और एरिया A दिया है, इसका मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/3 L upon K, ओके 1/3 L upon K। ओके, नेक्स्ट वाले के लिए अगर कैलकुलेट करना पड़े तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ओके उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू ये वाला ले लीजिए, मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसी तरीके से 2 के पुट करोगे तो ये 1/2 L अपॉन KA हो गया। रेजिस्टेंस 3 कैसे लिखोगे, सिर्फ K ही है, ये आ जाएगा सिर्फ आपका L अपॉन K। अब आगे आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ये जो लिखा है आपने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0, तो हमें सभी को पता है Q1 कैसे ले सकते हो आप, TH माइनस TC इस तरीके से ले सकते हो, तो डायरेक्टली अगर मैं पुट कर दूं तो T माइनस 100, सपोज पहले वाले के लिए T माइनस 100 डिवाइडेड बाय ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना आया है आपका 1/3 L अपॉन K, प्लस सेकंड वाले के लिए कैसे लिखोगे आप, T माइनस 50 डिवाइडेड बाय 1/2 L अपॉन K, प्लस तीसरे वाले के लिए कैसे लिखोगे, T माइनस 0 डिवाइडेड बाय L अपॉन KA इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप एक बात कर सकते हो, यहाँ पर ये डबल डिनोमिनेटर 3 को ऊपर भेज दीजिए, डबल डिनोमिनेटर 2 को ऊपर भेज दीजिए, इसका मतलब फिर यहाँ पर बेस सभी का इक्वल हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर आ गया, बेस सभी का इक्वल है, उसे वहां शिफ्ट कर दीजिए, तो अब आपका इक्वेशन सिर्फ कितना बचता है, अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो वेट, क्या करना है, सिर्फ आपको ये 3 को ऊपर भेजिए, बाकी मत भेजिए, 3 T माइनस 100 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा L बाय K हो गया। सिमिलरली 2 T माइनस 50 कितना बचा है L बाय K प्लस T ही रहने दीजिए और ये कितना हो गया, अब सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जो ऊपर के नंबर उनका एडिशन हो सकता है, कॉमन डिनोमिनेटर वहां आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या बचता है, सिर्फ 3T माइनस 300 प्लस 2T माइनस 100 प्लस T इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लो सिर्फ,
क्या बचा सिर्फ आपका 3t प्लस 2t 5t प्लस 1t 6t, और ये कितना आ गया आपका -400। इसको वहां शिफ्ट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 400 डिवाइडेड बाय 6, 400 डिवाइडेड बाय 6, इसको सिर्फ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर जो ए ऑप्शन था, ऑप्शन ए चेक कर लीजिए, मैंने अभी रख दिया, वो जो ए ऑप्शन था दैट इज योर राइट आंसर। तो आप ये दोनों मेथड से कर सकते हो, या तो आप उधर से आने वाली जो हीट है दैट विल बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, इट्स मीन देयरफॉर टोटल इज इक्वल टू q1 प्लस q2, तो भी वही आंसर आएगा। या फिर आप किरचॉफ्स लॉ से कीजिए i1 प्लस i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0, तो भी आंसर वही आएगा, कोई चेंज आने वाला नहीं। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स, आप कोई भी इससे सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नोट डाउन हो गया तो क्वेश्चन हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और जंक्शन पॉइंट वाला क्वेश्चन। अब इसमें बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स ऑफ द स्टील। यहाँ पर एक रॉड दिया है, एक रॉड दिया है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से जो रॉड है वो दिया है, ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ये कॉपर है और ये स्टील है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर जो है वो 18 सेंटीमीटर की लेंथ है और यहाँ पर जो है वो 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। ओके, उन्होंने बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 9 टाइम्स ऑफ द स्टील। मान लो मतलब ये अगर K है तो ये 9K है, 9 टाइम्स बोला हुआ है। In the composite cylinder bar as shown in figure, what will be the temperature at the junction of the copper and steel? इन दोनों के बीच जो जंक्शन पॉइंट आया है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? चार ऑप्शन दिए हैं आपको, 75 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद बोला है 67 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद बोला है 25 डिग्री सेल्सियस और लास्ट में बोला है 33 डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट का वेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और हो सके तो इसे कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कितना आता है। ओके, कितना आता है? अभी जस्ट आपने जैसे सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको जंक्शन के लिए। दोनों की तरफ हीट इक्विवेलेंट कंसीडर कर लीजिए और फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर इसे सॉल्व करना है तो हीट फ्लो रेट एट फर्स्ट विल बी इक्वल टू हीट फ्लो रेट एट सेकंड। यहाँ पर आप लिखोगे K आता है बट यहाँ पर कितनी है थर्मल कंडक्टिविटी? 9K into A into 100 minus T divided by L। ओके, L जो दिया है वो भी दिया है, सॉरी 18 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है यहाँ पर जो लोगे आप वो क्या लोगे? K into A into T minus 0 divided by 6। इतना समझ में आ गया होगा सभी को? K A ये कैंसिल, यहाँ पर ये जो बचा है 1 जा ये 2 जा। अब जो क्या है वो इक्वेशन ये है 100 minus T divided by 2 is equal to, यहाँ पर क्या इक्वेशन बचा है? T by 6। क्या करते हैं अब? यहाँ पर सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका। सपोज ये 600 minus 6T is equal to 2T, इसे वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। 600 is equal to 8T और इसे यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए तो आपका 600 divided by 8T। ओके, कैसे आएगा? 8 से डिवाइड कीजिए इसे, 8 7 का 56 होता है। ओके, और ये कितना है? 50। मतलब टेम्परेचर आएगा आपका 75 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना आएगा? 75 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो उसे एक बार रिवाइज करने के बाद अगर आपका चैप्टर हो जाए तो उसका शॉर्ट रिव्यू बनाकर रखिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, मेंस है जो भी है, तब आपको ये चीजें बार बार सभी पढ़ना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो।
इसी के लिए हमें बस ये याद रखना है कि कौन से टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, उसका रिव्यू क्या होगा, कौन सी चीज़ों को याद रखना है, कौन सी चीज़ें बस उतनी देर के लिए ही थी, उसके बाद उन्हें नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको नोट डाउन करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, रेशियो दिया है थर्मल कंडक्टिविटी का। The ratio of the thermal conductivity, the ratio of coefficient of thermal conductivity of two materials is 5/3। मान लेते हैं ये K1 है, कोई एक मटेरियल, और ये K2 है, उन दोनों का रेशियो आया है 5/3। Okay, if the thermal resistance of the rod, if the thermal resistance of the rod of same thickness, मतलब उनका L सेम है, मतलब ये L1 और L2 सेम है। If the thermal resistance of the rods of the same thickness of these material is same, okay, उसके बाद बोला है उन्होंने, then the ratio of the length of those rod will be, then the ratio of the length of those rod will be, rods की length का ratio कितना होगा? ये 3/5, first option, second option 5/3, third option 3/4, और लास्ट ऑप्शन 3/2, 3/2। बस हमें इसे सॉल्व करना है। 1 मिनट का वक्त लीजिए और देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, वन स्टेप क्वेश्चन कैसे आएगा बताइए। ओके, अगर हो गया तो फिर डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला है रेजिस्टेंस इज सेम, बोला है ना। रेजिस्टेंस अगर सेम है तो यहाँ पर लिख लेते हैं L1 K1 A1 is equal to L2 K2 A2। बहुत ही थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन से भी को पता हुआ है। हमें रेशियो निकालने को बोला है L1/L2, L1/L2 यहाँ पर ले लीजिए, K को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो L1/L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1/K2। A1 A2 का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमको गिवन में दिया ही नहीं, हम मान लीजिए इक्वल कंसीडर कर लेते फिलहाल के लिए। अब इसका मतलब L1/L2 का रेशियो उतना ही होगा जितना K1/K2 का होगा, और K1/K2 का रेशियो कितना है? 5/3। तो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नोट डाउन करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तब तक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, टू मेटालिक प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस, फिर वही बात, एक डायग्राम दिया है वो ड्रॉ कर लेते हैं, उसको से सब आपको समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर दो अलग अलग मेटल प्लेट्स को कनेक्ट किया गया है, और दोनों मेटल प्लेट्स का जो लेंथ है वो इक्वल है। अगर वो लेंथ इक्वल है, सॉरी थिकनेस इक्वल है, लेंथ इक्वल है, मान लीजिए यहाँ पर L तो यहाँ पर भी L। ओके, फिर उन्होंने बोला है द थर्मल कंडक्टिविटी इज K1 एंड K2। ठीक है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2। ओके, आर पुट टुगेदर फेस टू फेस, एंड फेस टू फेस मतलब वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है ना, फेस टू फेस दैट मींस से फेस टू फेस दैट मींस सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में है दोनों को, ऐसा बोला गया है। उसके बाद बोला गया है एंड अ कॉमन plate is constructed as shown in figure, the equivalent thermal conductivity will be। तो इन दोनों का equivalent thermal conductivity क्या होगा ये आपको पहचानना है। ओके, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं आपको। क्या दिया है? K1 K2 divided by K1 plus K2। सेकेंड ऑप्शन है 2 times of K1 K2 divided by K1 plus K2। थर्ड ऑप्शन दिया है आपको K1 plus K2 divided by 2, और लास्ट ऑप्शन दिया है आपको, लास्ट ऑप्शन दिया आपको 2K1 plus K2 divided by K1 into K2। ओके, अब इसे कैसे करना है? देखिए, आपको बोला है सीरीज कनेक्शन में दिए हैं दोनों प्लेट्स, इसका मतलब दोनों प्लेट का रेजिस्टेंस आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। तो कैसे ऐड करोगे? जैसे मान लो कि इन सीरीज कनेक्शन में सभी को पता है, इन सीरीज कनेक्शन जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? R is equal to R1 plus R2। तो R का वैल्यू मतलब टोटल इसके वैल्यू के लिए, इसके लिए पूरे रॉड के लिए, तो वो कितना हो जाएगा? लेंथ उसका 2L हो जाएगा, 2L, और फिर बचा हुआ उसका KA, 2 times of L divided by KA। पहले वाले के लिए आप कैसे लिखोगे इसको?
पहले वाले के लिए आप लिखोगे ऐसे एल बाय के ए, प्लस दूसरे वाले के लिए कैसे लिखोगे एल बाय के ए। समझ में आ गया सभी को इतना? उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर दो चीजें अलग अलग थी, K1, ये देखिए यहाँ पे K1 और K2 अलग है, सॉरी K1 और K2, बाकी L और A तो सेम है। सभी में से L A निगलेक्ट अगर कर दिया जाए तो अब इक्वेशन क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। आपको यही सॉल्व करना है। ओके, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, मान लीजिए पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 इनटू K2 हो गया। पर ये तो 2/K का वैल्यू हुआ, तो आपको अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ इस चीज को। देखिए क्या आया लास्ट इक्वेशन, 2 अपॉन K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 इनटू K2, इस तरीके से। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो ये 2 टाइम्स ऑफ K1 इनटू K2 और ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, फिर K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K। मतलब K का ऑप्शन क्या आया, ये आएगा आपका, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से लिख लीजिए। आई होप सो कंडक्शन के जितने भी स्लैब्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कोई डाउट बचा नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे तो आपको वहाँ पर सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होना चाहिए। देयर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर यू, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्लैक बॉडी दैट मींस अब हम लोग कहाँ पर आएंगे, वेन्स लॉ, उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अ ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में, क्या बोला है, अ ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस radiations with the maximum intensity at a wavelength 500 angstrom. Okay, wavelength दिया है 5000 angstrom. Okay. अब बोला है if the temperature of the body increased by 1000 डिग्री सेल्सियस, अब जो दूसरा टेम्परेचर है वो बढ़ गया है कितने से, इससे 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा इस तरीके से केल्विन, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये जो टेम्परेचर है अब कितने से बढ़ गया, 1000 से बढ़ गया, मतलब कुछ इस तरीके से। अब वो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 केल्विन। तो फिर उन्होंने पूछा है the maximum intensity will be observed at the wavelength, कौन से wavelength पर, मतलब सेकंड wavelength उन्होंने पूछी है, सभी ने पढ़ा है wavelength के लिए, हाँ, according to, ओके पहले ऑप्शन ले लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, 4000 angstrom, 5000 angstrom, 6000 angstrom, लास्ट ऑप्शन दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम। सभी को पता है अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, λ1 into λ2 will be equal to λ2 into t2, हाँ, λ1 into t1 सॉरी is equal to λ2 into t2। सभी को पता है इसका प्रोडक्ट वेन्स ने ऑब्जर्व किया था वो कितना आएगा, 3 into 10⁻³ आएगा। 1 मिनट का वक्त देता हूँ, पहले देख लीजिए, खुद ट्राई कीजिए, और नहीं आया तो फिर ऑफ करेंगे। ओके, तो अगर आपने सॉल्व किया है तो कितना आएगा, मान लीजिए आपका 1500 मल्टीप्लाई 5000 इज इक्वल टू λ2 आपको निकालना है, t2 आपका कितना आएगा 2500, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू λ2, कोई भी दो जीरोस को यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 25 25 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3
1000 एंगस्ट्रॉम। आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस इतना है कि आपको जो डाटा दिया है उसे अच्छे से रीड करना है ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। बहुत जल्दबाजी भी मत कीजिए, ओवर एक्साइटमेंट में हो सकता है कि बार हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन को भी क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं और हमसे वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 0.4। फिर से बोलता हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी इन द सीजीएस सिस्टम, थर्मल कंडक्टिविटी इन द सीजीएस सिस्टम मतलब K कितना दिया है? 0.4। इन द स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज 10 कैलोरी पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट मतलब ये वाला Q अपॉन A इंटू T, इस तरीके से वो कितना है आपका? 10 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलोरी और सेंटीमीटर क्यों आया? जस्ट बिकॉज़ उन्होंने बोला है सीजीएस में है इसके लिए। देन द थर्मल ग्रेडियंट विल बी, थर्मल ग्रेडियंट मींस व्हाट? TH माइनस TC या फिर डेल्टा T, जो भी आप बोलो वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला है 10 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 12 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर और लास्ट दिया है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। कैसे सॉल्व करोगे इसे? ओके, आपका जो फॉर्मूला है उसमें क्या दिया होता है? Q इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये Q बाई T होता है एक्चुअली, K इंटू A इंटू TH माइनस TC डिवाइडेड बाय L, इस तरीके से होता है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। K का वैल्यू भी आपको दिया है, बाकी चीजें आपको दी है। मान लीजिए लेंथ अगर नहीं दिया है तो सर पर सेंटीमीटर के हिसाब से दिया है। ओके, ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर दिया, मतलब हमको डेल्टा T, सॉरी सिर्फ ये नहीं निकालना है, सॉरी इसका मतलब हम लोग को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला है, इसके लिए ये निकालना है। ओके, एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए Q बाय AT Q, क्योंकि इसका वैल्यू आपको दिया है टोटल। अब यहाँ पर ओके, उसके बाद A को भी अगर आप चाहो पहले निकाल थे K इंटू TH माइनस TC डिवाइडेड बाय L। ओके, इसका वैल्यू कितना दिया है आपको? 10 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया है 0.4। इसे भी नीचे जाने दीजिए, यहाँ पर डिवाइड आएगा। व्हाट इज बाय 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हो, डबल डिनोमिनेटर 10 ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 TH माइनस TC अपॉन L। 100/4 कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, दैट इज योर राइट ऑप्शन। क्लिक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया नोट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिन स्क्वायर स्टील प्लेट, अ थिन स्क्वायर स्टील प्लेट, एक प्लेट है जो स्टील का बना है, स्क्वायर के शेप में है। ओके, ईच साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। साइड मिल गई आपको, चाहो तो एरिया भी निकाल सकते हो। साइड दिया है उन्होंने 10 सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर प्लेट, फिर से बता रहा हूँ, a thin square steel plate, each side equal to 10 centimeter is heated by a blacksmith. The rate radiated energy by the heated plate is 1134 watt. 1134 watt. That means this. Okay now. Wait. Okay, watt सिर्फ Q by T है। 1134 watt। अब बोला है द टेम्परेचर ऑफ द हॉट स्टील प्लेट इज, आपको टेम्परेचर निकालने को बोला है, टेम्परेचर निकालिए। यहाँ पर ये लेंथ दिया है, आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया कैसे आएगा? इसका स्क्वायर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, 4 ऑप्शन दिए टेम्परेचर के लिए आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 केल्विन, सेकेंड ऑप्शन है 1189 केल्विन, नेक्स्ट ऑप्शन है 2000 केल्विन और नेक्स्ट ऑप्शन है 2378 केल्विन। सोचिए किस पर, कौन सी इस पर निकालना है आपको। अगर आपको याद होगा टेम्परेचर बोला है, रेडिएशन पावर डी है, तो आपको कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता था हमारा फॉर्मूला वहां पर। एक्चुअली फॉर्मूला सिर्फ इतना ही था, R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी रेज टू 4, बट ये R क्या होता था, Q अपॉन ए टी। ये वहां पर भेज दीजिए तो ये Q बाई टी इज इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू 4 हो गया इतना। अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पर ये Q बाई टी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है आपको ये वैल्यू 1134 हो गया इतना। फिर उसके बाद आपको एरिया भी मिल गया है। एरिया आपका कितना है 10, इसमें दिया है वैट में, अगर दिया है तो इसको सॉरी कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। यहाँ पर वैल्यू आएगा 5.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, दैट इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, सभी को पता है। आप बचा सिर्फ 10 रेज टू 4। क्या करोगे, यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है 567, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 10 रेज टू माइनस 12 इंटू टी रेज टू 4। इसे क्या कर दीजिए, सिर्फ यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर डिवाइड अगर करते हो तब इक्वेशन हो जाएगा 1134 डिवाइडेड बाय 567 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इज इक्वल टू टी रेज टू 4। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके बताना कितना आंसर आता है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, T इज इक्वल टू आएगा 1189 केल्विन। कितना आएगा 1189 केल्विन, दैट मींस ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेशन करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए पहले, हो गया लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, experimental investigation shows that the intensity of solar radiation is maximum for wavelength. The intensity of solar radiation is maximum for wavelength 480 नैनोमीटर। 480 नैनोमीटर मतलब लैम्बडा दे दिया है आपको, कितना दिया है लैम्बडा 480 नैनोमीटर। 480 नैनोमीटर, ओके। उसके बाद बोला इन द विजिबल रीजन, फुल स्टॉप, द एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। आपको टेम्परेचर निकालना है और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि B की वैल्यू कितनी लीजिए, यहाँ पर 2.88 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। इस तरीके से 4 ऑप्शन ले लीजिए, आपको टेम्परेचर निकालना है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करना है यहाँ पर 4000 केल्विन, सेकेंड ले लीजिए 6000 केल्विन, नेक्स्ट ले लीजिए 8000 केल्विन और लास्ट आपका ऑप्शन दिया है वो 10 केल्विन। कुछ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करना है आपको सिर्फ, और उस पर से आपका आंसर निकालना है आपको, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं। व्हाट इज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, टेम्परेचर ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो ये आएगा b अपॉन लैम्बडा आपका, ओके। b का वैल्यू कितना दिया आपको 2.88 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय नैनोमीटर बोला है, इसका मतलब नैनो, दैट मींस 10 रेज टू माइनस 9 होता है। यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचे हुए माइनस 6 ऊपर भेज दीजिए, वो होता है आपका 2.88 इंटू 10 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 480। सही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 288, उसके बाद 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 480, इसे यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप कैलकुलेट कर बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कितना होता है। मान लीजिए
कितना बोला है यहाँ पर 288 000 डिवाइडेड बाय 48 दैट मींस 6000 केल्विन आंसर होता है. 6000 केल्विन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए. A black body has a wavelength of lambda. मान लेते हैं कि एक ब्लैक बॉडी है, उसकी वेवलेंथ दी है लैम्डा. हमारा क्वेश्चन है a body black body has wavelength lambda at temperature 2000 Kelvin. टेम्परेचर T कितना दिया है 2000 Kelvin. फिर बोला है its corresponding wavelength at temperature 300. अब दूसरा टेम्परेचर, इसका मतलब दूसरा टेम्परेचर दिया है 3000 Kelvin. तो मान लीजिए फिर लैम्डा 2 आपको पूछा गया है. चार ऑप्शन दिए हैं. पहला दिया है 2 लैम्डा बाय 3, दूसरा दिया है 3 लैम्डा बाय 2, नेक्स्ट दिया है 4 लैम्डा बाय 9 और डी ऑप्शन दिया है आपको 9 लैम्डा बाय 4. तो लैम्डा के फॉर्म में अगर आंसर है तो फिर T1 T2 नहीं लिखेंगे हम लोग. मान लीजिए ये लैम्डा, ये T डैश लैम्डा डैश ऐसा लिख लेते हैं. ओके, अब क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर दो. जैसे वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने हमें पढ़ा है लैम्डा इनटू टी, प्रोडक्ट ऑफ दीस टू आर कांस्टेंट. तो यहाँ पर भी लिखेंगे लैम्डा डैश इनटू टी डैश. यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए. ये कितना है आपका लैम्डा इनटू 2000 इज इक्वल टू लैम्डा डैश कितना आएगा, बहुत इजी था. इसे यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 2000 डिवाइडेड बाय 3000 दैट मींस लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 2/3 लैम्डा. ये आपका सही आंसर है. ऑप्शन ए इज राइट. पहले ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं. ऑलराइट, नोट डाउन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए. Okay, the power of a black body at temperature 200 Kelvin. Okay, आपको बोला है टेम्परेचर जो दिया है क्वेश्चन में, फिर से बोलता हूँ. द पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 200 Kelvin is 544 पावर 544 watt. Its surface area is, एरिया निकालिए. अगर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है 5.67 into 10⁻⁻8 watt per meter square. 10⁻4. चार ऑप्शन ले लीजिए यहाँ पर. 6 into 10⁻2 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है 6 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है 6 into 10⁻2 मीटर -6 मीटर स्क्वायर सॉरी. और लास्ट 6 into 10⁻2 मीटर स्क्वायर. ये चार ऑप्शन दिए हैं. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का यूज करना है और सॉल्व करना है. सोचिए एक बार कैसे करोगे. ओके, ट्राई करते हैं कैसे होगा. अब यहाँ पर आपको बोला है कि पावर दी है, तो हम लोग यहाँ पर यही लिखते हैं रेडियन पावर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू T⁴. इसे स्प्लिट अगर कर दे तो ऐसे लिखते थे. अब आपको क्या बोला है, एरिया निकालने को बोला गया है, तो एरिया को वहां शिफ्ट कर दीजिए, बचे हुई चीजों को यहाँ ले लीजिए. तो Q/T इनटू सिग्मा इनटू T⁴. अब यहाँ पर पावर मतलब Q/T दिया है आपको. Q/T कितना दिया है, Q/T 544. यहाँ पर 5.67 into 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय आपको बोला गया है 200 is equal to. ओके,
कीजिए सॉल्व, कैसे आता है फिर बताइए। क्या करना है आपको, सिर्फ मान लीजिए इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। 554 5.67 इंटू 10⁸8, और इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या करना है, सिर्फ आपको जो नंबर दिया है उसको उतने रेस से बढ़ा देना। जैसे मान लो 2:4 कितना होता है, यहाँ पर कर लीजिए 2 3 4 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, हो गया आपका 16, और उतने नंबर ऑफ जीरो लगा दीजिए 2 4 6 8। अब यहाँ पर अब बच क्या गया है, सिर्फ ये 10⁸8 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कर देना। कैलकुलेट करके बताइए कितना हो रहा है, कितना दिया है आपको। फॉर एग्जांपल 5.67 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके 90.7 अप्रोक्सीमेटली आएगा। मतलब 5.99 मीटर स्क्वायर, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 6, दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये आपके आंसर हो गए कुछ क्वेश्चंस के। आई होप सो इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपको सभी समझ में आया हो। कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके अलग अलग मॉड्यूल्स में दिए होंगे, उसे आप ट्राई कीजिए। फॉर कंडक्शन, फॉर रेडिएशन, फॉर अदर व्हाटएवर टेम्परेचर स्केल, कैलोरीमेट्री, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक किसी भी हिसाब से कोई भी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जब लास्ट हम लोगों का जो स्टेप होगा, मेंस का एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, तब हम लोगों को सिर्फ इस चीज को एक बार रिवाइज करने की जरूरत होनी चाहिए, तब हमें कोई भी चीज सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है हम वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और 1 या 2 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के पूरे पीवाईक्यूज जो हो सकेंगे वो कवर करेंगे। देन हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की तरफ बढ़ेंगे। हो सके तो अपने प्रिपरेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहा है एग्जाम में वो बढ़ रहा है, इसलिए हो सके तो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त यूटिलाइज कीजिए इन क्वेश्चंस पर, ऐसे टर्म्स पर, जिस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। ओके, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।